मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि पिछले वीडियो में हमने यूनिट 5 का फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन देखा है और ये भी उम्मीद है कि आपने उसका कॉन्सेप्ट जो है ऑफिस ड्राफ्टिंग का, फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का, उसका कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीख लिया होगा। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने कहाँ पे कंप्लीट किया। वी हैव कंप्लीटेड ऑन नोटिस राइटिंग। एक एग्जांपल हमने देखा कि दिवाली के लिए दिवाली के जो गेट टुगेदर है उसके लिए एक अपार्टमेंट के चेयरमैन क्या कर रहे हैं, सबको वेलकम कर रहे हैं एक नोटिस के द्वारा। तो ये वीडियो हम अभी देखेंगे इस वीडियो में एजेंडा के बारे में। ओके, सी यस, ओके। एजेंडा क्या होता है? व्हाट इज एजेंडा? ओके, एन एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्कस्ड एट अ मीटिंग. The item should be arranged in a logical order and should be within the scope of the business to be transacted at the meeting. So एजेंडा क्या होता है? एक मीटिंग का जो लिस्ट होता है वो एक के बाद एक अरेंजमेंट जैसे करते हैं, वही होता है एजेंडा। जैसे कि 1 के बाद 2 डालते हैं, नीचे 2 के बाद 3 डालते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एजेंडा। मीटिंग जो होने वाला है या फिर कुछ और स्पोर्ट्स इवेंट या फिर एनुअल डे सेलिब्रेशन जो भी होने वाला है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में एक के बाद एक सीक्वेंस लॉजिकल ऑर्डर में डालना ही हम एजेंडा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एजेंडा ऑफ अ स्कूल एनुअल डे इज़ गिवन बिलो फॉर रेफरेंस। यहाँ पे हमने एक स्कूल एनुअल डे का एजेंडा यहाँ पे दिया है। देखिए, तो December 22, 2016 उस दिन पे ये एनुअल डे सेलिब्रेशन होने वाला है। तो फिर उसके बाद देखिए वहाँ पे टाइम यहाँ पे दिया है। तो अराइवल, रजिस्ट्रेशन एंड लाइटिंग ऑफ लैम्प। अराइवल का मतलब जो भी आ रहे हैं उसके लिए एक टाइम है, एक फ्रेम ऑफ टाइम इन्होंने यहाँ पे दिया है 9 to 10। एंड यहाँ पे अराइवल, रजिस्ट्रेशन एंड लाइटिंग ऑफ लैम्प। एंड देन 10 to 10:30 प्रेसिडेंट्स एड्रेस। ये सब क्या बोलते हैं? एजेंडा बोलते हैं। एजेंडा डालने से क्या होता है? एक प्रॉपर प्लानिंग बन जाता है। यस, यू गेट द प्रॉपर प्लानिंग। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप या तो यहाँ पे क्या है, एक टाइम दिया गया है। क्या टाइम है ये? 9 से 10 बजे तक। क्यों ऐसे टाइम डालते हैं एजेंडा में? जब आप टाइम डाल के एजेंडा बनाओगे तो वहाँ का टाइम बहुत इजीली प्लीज़ बेयर विथ मी। देखिए, तो जब हम टाइम डालते हैं वहाँ पे, तो टाइम का मतलब क्या होता है? वहाँ पे जो भी हमको वो टाइम फ्रेम में करना है वो टाइम सेव होता है। और जब टाइम डालते हैं तो किसी और प्रोग्राम का ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, किसी दूसरे प्रोग्राम का ज़्यादा कम टाइम नहीं लेगा, तो प्रॉपर प्लानिंग बन जाता है। देखिए 10 से 10:30 प्रेसिडेंट का एड्रेस करके यहाँ पे दिया है, तो वो 10 से 10:30 तक प्रेसिडेंट का एड्रेस तो होना ही चाहिए। अगर हो जाएगा तो वहाँ पे टाइम का कंज्यूम हो सकता है, लेस कंज्यूम हो सकता है। सो 10:30 से 11 o'clock तक कुछ एक्सटर्नल कोई बातचीत करने वाली उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। तो उसके बाद चाय का ब्रेक, सबका एक एक टाइम होता है। जब टाइम वहाँ पे हमको होता है तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम लेस कंज्यूम होता है और प्रॉपर प्लानिंग भी बन जाता है। सी फ्रॉम 12:15 to 1:15 लंच। ओके, एवरीथिंग सब यहाँ पे टाइम के मुताबिक होता है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग।
एंडिंग। तो इसी को हम बोलते हैं एजेंडा। ओके, सो जो भी मीटिंग या फिर जो भी प्रोग्राम होने वाला है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में इनविटेशन कार्ड के बाद, ठीक है, जो वेलकमिंग कार्ड के बाद एक प्रॉपर एजेंडा प्रिपेयर करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर प्रॉपर एजेंडा प्रिपेयर हो जाएगा तो वो मीटिंग का प्रॉपर प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ पक्का हो जाता है, ठीक है। यस, एंड नेक्स्ट विल गो टू मेमोरेंडम, दैट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज मेमो। मेमोरेंडम को हम मेमो करके भी बोल सकते हैं। सो मेमोरेंडम या फिर मेमो क्या होता है? A memorandum, more completely known as memo, is a short message or record used for internal communication in a business. The plural form is either memoranda or memorandums. Okay. Memorandum क्या होता है? वो एक short message होता है used to communicate फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन द बिजनेस। ओके, और इसका प्लूरल फॉर्म भी है मेमोरेंडा और मेमोरेंडम्स। ओके, फाइन। सो एक जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है किसी टाइप के जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करना है, इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बातें बोलना है, या फिर जो भी कम्युनिकेशन इंटरनली होना है, अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो भी कम्युनिकेशन होना है, हम उसको मेमो के द्वारा या फिर मेमो या फिर मेमोरेंडम करके बोल सकते हैं, उसके द्वारा हम भेज सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए मेमो या फिर मेमोरेंडम का दो फोल्ड यानी टू फोल्ड पर्पस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टू फोल्ड पर्पस? टू फोल्ड पर्पस का मतलब ये होता है कि उसका दो उपयोग है। ओके, और टू एडवांटेजेस ऑल्सो, यू कैन कॉल इट एज टू एडवांटेजेस। उसका दो एडवांटेज होता है। पहला क्या है? दे ब्रिंग अटेंशन टू प्रॉब्लम। ओके, क्या करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अगर कुछ मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तो क्या करते हैं उसका अटेंशन लेके आता है। अटेंशन का मतलब उसका जानकारी लेके आता है। इट ब्रिंग्स अटेंशन, अवेयरनेस लेके आता है, जानकारी लेके आता है। और किसके पास लेके आता है? एक जो हायर अथॉरिटी या फिर ऑथराइज पर्सन होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके पास लेके आता है। और दूसरा पर्पस क्या होता है? वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहला पर्पस क्या है? अटेंशन टू द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का अवेयरनेस यानी कि जानकारी लेके आता है। दूसरा क्या पर्पस है उसका? वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। या ओके, सो उम्मीद है कि आपको पता चल गया है क्या मेमोरेंडम या फिर मेमो होता है। एक बार हम बोल देंगे, मेमोरेंडम मोर कॉमनली नोन एज मेमो से शॉर्ट मैसेज, वो एक शॉर्ट मैसेज होता है। ऐसे या फिर पैराग्राफ के टाइप में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बहुत शॉर्ट मैसेज होता है। और रिकॉर्ड यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन बिजनेस। प्लूरल फॉर्म इज ईदर मेमोरेंडा और मेमोरेंडम। और इसका क्या है? दो पर्पस होता है। एक है प्रॉब्लम का अटेंशन लेके आता है, अवेयरनेस लेके आता है। दूसरा क्या है? उसका सोल्यूशन भी दे देता है। यस, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे एक मेमो यानी कि मेमोरेंडम को डिज़ाइन करेंगे। ओके, हाउ डू वी डिज़ाइन अ मेमो और अ मेमोरेंडम? स्टार्ट विद द बेसिक्स। यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब एक जो बेसिक ज़रूरत होता है ना, वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट विद द बेसिक का मतलब टू होम द आर्टिकल इज एड्रेस्ड, द डेट एंड द सब्जेक्ट लाइन। ओके, क्या होता है? किसको ये आर्टिकल आप लिख रहे हो, तारीख और सब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट ऐसे करके लिखते हैं ना हम लेटर में, लाइक दैट। ओके, इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट line. Okay, we call this as subject line. So and the subject line start the body of the memo with clear purpose. वहाँ एक clear purpose होना बहुत important होता है। अगर आप जो भी कुछ लिखते हो तो अगर उसका purpose
प्रॉपर नहीं होता तो बिना पर्पस के आप क्या लिखोगे, कैसे मैसेज को बाहर डेवलप करके लेके आओगे। तो प्रॉपर पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डेवलप समथिंग इन वर्बल वे, in verbal or in non-verbal way also. Okay, next one, state what you need the readers to know. और ये भी लिखना है कि जो भी आपके मेमो जो भेजा हुआ मेमो को पढ़ रहे हैं, ये भी आपको बोलना है या फिर कन्वे करना कि उनको ये मेमो से क्या जानकारी पाना है। ठीक है, what do they need to know from the memo or the memorandum that you are sending to the reader. Okay, so and conclude with what you need readers to do if necessary. तो वहाँ पे क्या करना है, कंक्लूड करना है। कैसे कंक्लूड करना है, क्या what you need readers to do, जो भी पढ़ रहे हैं आपको मेमोरेंडम को, उनको मेमो को पढ़ने के बाद क्या करना है, what do they really need to know after they read the memo, the memorandum. Okay, see, जैसे कि हमने देखा मेमो और मेमोरेंडम क्या होता है, इसका टू फोल्ड पर्पस होता है। दे ब्रिंग अटेंशन टू प्रॉब्लम, देखिए दे ब्रिंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम। और यहाँ पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम क्या होता है, सी, स्टार्ट द बॉडी ऑफ द मेमो विद द क्लियर पर्पस, वो होता है अटेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट वन। ओके, स्टेट व्हाट यू नीड द रीडर्स टू डू, दिस ऑल्सो कम्स इन फर्स्ट वन। And conclude with what you need readers to do if necessary, ये होता है सेकेंड वन। ओके, अंडरस्टूड। ये दोनों क्या होता है, अटेंशन लेके आता है, अवेयरनेस लेके आता है। प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, जब अवेयरनेस लेके आना है तो क्या करना है हमें, स्टार्ट द बॉडी ऑफ द मेमो विथ क्लियर पर्पस, वहाँ पे क्लियर पर्पस के साथ हमको स्टार्ट करना है। और उसके बाद क्या करना है, okay, so after that what do we need to do, conclude with what you need the readers to do if necessary, readers को क्या जानकारी देना है ये जो मेमो को पढ़ने के बाद। और वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो भी इंफॉर्मेशन हम रीडर को देना है, what does it do, it gives you the result, I mean it solves the problem when you tell the reader what to do next. जब आप रीडर को बोलते हो अगले एक्शन क्या होता है, तो तब वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। यस, नेक्स्ट वी विल सी, रिमेंबर दैट एम्प्लॉयज may just skim the memo upon receipt, so use short paragraphs, subheads, and where you can use lists. These are points of entry for the eye, so the reader can refer back easily to the part of the memo so that he or she needs. Okay, see यहाँ पे देखिए, तो आप जो मेमोरेंडम या फिर मेमो भेज रहे हो एक रीडर के पास या फिर एक वर्कर के पास, वो क्या करते हैं कभी कभी बहुत जल्दी में, आलसी में क्या करते हैं, उसको ऐसे स्किम कर लेते हैं। स्किम का मतलब क्या होता है, जस्ट ऐसे एक बार ऊपर से नीचे देखते हैं और उसके बाद वो ध्यान में नहीं लेते, दे वोंट टेक इट सीरियसली, ध्यान में नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते, उसको सिर्फ ऊपर से नीचे देख लेते, जस्ट बोलते हैं हाँ आई हैव कंप्लीटेड रीडिंग द मेमो। सो वहाँ पे क्या करना है, इसको ये जो स्किमिंग या फिर बोरिंग को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है, हम वहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स को यूज़ करके बोल सकते हो। उसके बाद सब हेड्स, ओके, सब हेड्स, मेन हेड्स, पहला ऊपर जो टॉपिक होता है वो हम उसको मेन हेडिंग बोलते हैं। सब हेडिंग का मतलब उसके नीचे के जो छोटे छोटे टॉपिक की तरह होते हैं उसको हम सब हेडिंग बोलते हैं। एंड वे यू कैन यूज़ लिस्ट, वहाँ पे हम लिस्ट के द्वारा भी हम उनको बोल सकते हैं। लिस्ट के द्वारा का मतलब लाइक हाउ, ऐसे एजेंडा के तरह, ओके, एक लिस्ट का तरह बना के भी इजीली कन्वे कर सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट्स ऑफ एंट्री फॉर द रीडर सो दैट ही कैन रेफर बैक इजीली। तो क्या है, तो वहाँ पे लिस्ट के द्वारा आप बोल के कन्वे कर सकते हो। एंड व्हाट कैन यू डू, you can actually make it as a point, okay,
वहाँ पे पॉइंट के द्वारा अगर आप बना के उनको एक्सप्लेन करोगे तो उनको ईज़िली समझ में आ जाता है. सो मेक इट एज अ पॉइंट एंड let the reader have the better view on what you are trying to convey to them. Yes. और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है. See, it's a memo to department heads. Okay. सारे डिपार्टमेंट हेड्स को यहाँ पे एक मेमो भेजते हैं. डिपार्टमेंट हेड्स को मेमो या फिर मेमोरेंडम भेजते हैं. तो क्या कौन भेजता है इसको? इस नाम का एक ऑथराइज पर्सन इसको भेजते हैं. तो वहाँ पे डेट एंड देन सब्जेक्ट. ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा, स्टार्ट विद द बेसिक, टू whom द आर्टिकल इज एड्रेस्ड. किसको ये आर्टिकल एड्रेस हो रहा है? तो वहाँ पे नीचे हमने एग्जाम्पल में देखा, द आर्टिकल इज एड्रेस टू द डिपार्टमेंट हेड्स, और उसके बाद तारीख, डेट. ओके, and the body of the and the subject line. वहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट भी दिया है कि किसके बारे में वो डिस्कस करने वाले हैं. देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, एनुअल बोनस लीव फॉर एम्प्लॉयज़ विद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. तो एनुअल थोड़ा ज़्यादा बोनस लीव देने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ को जो उनके परफॉर्मेंस अच्छे होते थे उनके कंपनी में, तो उनके लिए एक annual bonus leave they are going to give it to them as a bonus. Okay, so यही होता है एक मेमो का हेडिंग. Okay, so this we call as a heading of the memo. और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जैसे कि मेमो या फिर मेमोरेंडम में किसको हम लिख रहे हैं, तारीख और फिर सब्जेक्ट, उनका नाम. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे देखिए एक एनुअल बोनस लीव फॉर एम्प्लॉयज़, जो कि हम बोले थे पहले कि कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ होगा, तो उनके लिए बोनस लीव कुछ दे रहे ऑर्गेनाइजेशन. तो इसीलिए दे हैव रिटन दिस मेमो. See what they have written. I will just read out the content that is given in the letter, model letter. Starting January 1, we will introduce the following modification in our company policy with regard to annual leave. Every year, one employee from each department will be awarded special annual bonus leave for outstanding performance. यहाँ पे बोल रहे कि कंपनी का पॉलिसी जनवरी 1 से कुछ चेंज हुआ है. इसमें ये भी स्टेट किया गया है कि जो भी एक अच्छा सा एम्प्लॉई होता है उसको आउटस्टैंडिंग बोनस देने वाले या कि स्पेशल एनुअल बोनस कुछ देने वाले हैं, वो होगा छुट्टी. द एलिजिबल एम्प्लॉयज़ विल हैव एडिशनल 5 days ऑफ annual leave credited on January 15. The bonus leave will be accounted for separately and will remain available until use, notwithstanding any other limitation of the total number of days of annual leave that may be carried. So ऐसे यहाँ पे you just understand it very simply that कुछ information देना था उनको to group of people. They are bringing the attention about something and as well as they are solving the प्रॉब्लम. कुछ बातों के लिए अटेंशन दे रहे हैं. क्या अटेंशन दे रहे हैं? बोल रहे कि जो भी अच्छा काम करेगा उसके लिए हम कुछ बोनस देने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं. और उसके बाद दे ब्रिंग समथिंग कुछ जानकारी भी यहाँ पे देते हैं. क्या जानकारी देते हैं कि बोल रहे कि जो भी अच्छा एम्प्लॉय हो रहा है, जिसका भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, उसको एक्स्ट्रा एडिशनल बोनस छुट्टी भी मिल जाएगा. तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मैटर है, उसका बारे में भी बात किया गया है और उसका सोल्यूशन भी दिया गया है. ओके, दिस इज़ वी कॉल इट एज
मेमो और फिर मेमोरेंडम। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी जिसके लिए हम या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है मेमो या फिर मेमोरेंडम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेमो लिख रहे हैं जो कि एक ऑफिस के मेन पर्सन या फिर मैनेजर आप मान लीजिए कि ही इज़ राइटिंग अ मेमो और अ मेमोरेंडम टू द जूनियर क्लर्क। एक जूनियर क्लर्क को ये एक मेमोरेंडम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि वार्निंग कर रहे हैं कि वो बंदे को 9 बजे के अंदर अंदर ऑफिस में आ जाना है करके। तो शायद ऐसे होगा कि वो जो आदमी होगा इतना पंक्चुअली ऑफिस नहीं आया होगा तो कुछ और प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए बोल रहे कि सो यू हैव टू रीच द ऑफिस बाय 9 o'clock डेली। सो ये भी बोल रहे कि अगर आपका 3 लेट से भी ज़्यादा होगा तो एक दिन का सैलरी भी हम डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल रहे कि प्रॉब्लम जो जानकारी हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट यू आर नॉट रीचिंग द ऑफिस बिफोर 9 o'clock एंड हियर बाय यू आर इंस्ट्रक्टेड टू रीच द ऑफिस बिफोर 9 o'clock। अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, अगर आप 9 बजे के अंदर अंदर ऑफिस नहीं आ रहे तो क्या होगा, वहाँ पे आपका 3 लेट अगर हो रहा है, 2 से भी ज़्यादा लेट, 3 लेट, तीसरा लेट या फिर 3 से भी ज़्यादा लेट हो रहा है तो क्या होगा, उनका एक दिन का सैलरी डिडक्ट किया जाएगा। तो यही है मेमो या फिर मेमोरेंडम। दे स्टेट द प्रॉब्लम एंड ऑल्सो दे गिव द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। एंड सम मोर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कॉलेज में मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ बहुत कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो HOD होंगे दे कैन राइट द मेमो और द मेमोरेंडम फॉर द स्टूडेंट्स दोस आर रेगुलरली यूजिंग द मोबाइल फ़ोन। And this is the problem. See, I will just tell you the body of the memo. हम आपको सिर्फ supporting sentence बोलेंगे। So it has been noticed that most of the students of first year are moving around with their mobile phones in the college premises, talking endlessly, thus losing precious hours of studies. They are hereby instructed to either sit in reading room or to be present in computer labs. Their such attitude has been viewed as an indiscipline and it would invite strong action from the head of the institute. क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हो रहे हैं, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल ही हम बोल रहे हैं आपको, जो भी बच्चे हैं कॉलेज के, वो अपने मोबाइल के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मोबाइल पढ़ने के समय में क्या कर रहे हैं, मोबाइल के साथ कॉलेज के कैंपस में घूम रहे हैं और मोबाइल के साथ बातचीत कर रहे हैं बहुत। तो इसीलिए HOD एक मेमो लिख रहे हैं स्टेटिंग दैट आपको आपके समय को बर्बाद नहीं करना है। तो वो टाइम में आप आपके कॉलेज के रीडिंग रूम में जा सकते हो या फिर कॉलेज के कंप्यूटर लैब पे जाके आप आपके टाइम को ईज़िली आप यूज़फुली यूज़ कर सकते हो करके ऐसे एक स्टेटमेंट में एक लेटर लिखते हैं। ओके, दिस आर द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव गिवन टू यू। और एप्लीकेशन लेटर, नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर क्या होता है? सी व्हाट एप्लीकेशन लेटर मीन्स. A letter of application or application letter is a personal letter that is typically used for applying for a job, although in a more general sense. Application letters can be used when applying for virtually anything from a club membership to an application for entry into a job. Application letter क्या होता है? वो एक request होता है. It's a sense of requesting to the other people either for job or either if you're willing to join in something else, you write a letter. आप एक request करके एक लेटर लिखते हो। जो भी रिक्वेजेशन आप रखते हो किसी के पास, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेटर। देखिए, तो एप्लीकेशन लेटर में यहाँ पे आपके सिलेबस में सेल्स एस्पेक्ट के बारे में दिया गया है। ओके, सो सैम्पल कवर लेटर फॉर अ सेल्स पोजीशन, क्वांटिफाई योर पास्ट
अचीवमेंट्स। ओके, क्या कैसे लिखना है आपको एक सेल्स एस्पेक्ट का मतलब क्या है? अगर आप किसी ट्राइज टू सेल, अगर आप किसी थिंग को अगर बेचना चाहते हो तो उसमें सर्विस एंड टैलेंट, इट वुड देयरफॉर नॉट बी रॉन्ग इफ द राइट ऑफ द लेटर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई द टाइम हॉनर्ड सेल्स फॉर्मूला। तो आप क्या करना है, आप कहीं पर सेल करना चाह रहे हो, किसी आपके गुड्स को सेल करना चाह रहे हो, एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू सेल, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आपके जो अचीवमेंट्स है या फिर गुड्स का जो अचीवमेंट है, इम्पोर्टेंस है, वो आप आपके उसके बारे में बात करोगे, क्वान्टिफाई। और यहाँ पे एप्लीकेशन इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज आप कैसे, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब एंड ईदर लुकिंग फॉर अ जॉब इन अ वेरी गुड पोजीशन, तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन लेटर जो होता है वो बहुत बहुत आपके बिना एप्लीकेशन लेटर बहुत इम्प्रेशन देता है, जो भी वहाँ पे आपको काम में लेने के लिए बेटा होगा। तो क्या करना, आपके जो एप्लीकेशन होता है वहाँ पे it should speak instead of you, application letter should speak instead of you। आपके जो टैलेंट्स होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, एवरीथिंग, और आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, क्वालिफिकेशन होते हैं, सब के सब एप्लीकेशन बात करेगा। ओके, मेक योर अचीवमेंट्स विजुअली पॉप ऑन द पेज। अचीवमेंट्स, आपने जो भी अचीव किया है तो उसको हाईलाइट करना है। पॉप का मतलब हाईलाइट करना है, ठीक है। जो भी लिख रहे हो उसको प्रॉपरली एक सेंटेंस में बना के प्रॉपरली उसको हाईलाइट करोगे। शो एम्प्लॉयज़ हाउ यू वुड ऑफर एन एडवांटेज, आप कैसे आपके एडवांटेजेस दिखाओगे। मैं अभी आपको बोल रहे हैं दो एस्पेक्ट पे, एक है सेल्स एस्पेक्ट और अदर एस्पेक्ट इज लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, दैट टाइम ऑल्सो एप्लीकेशन लेटर विल प्ले अ मेजर रोल। तो वहाँ पे अगर आप कुछ एडवांटेजेस दिखाना चाहते हो आपके जो सामान के बारे में, या फिर सामान के बारे में मतलब इट इज़ अबाउट द बिजनेस, ओके, तो सेल कुछ करने वाले हो तो वहाँ पे आप कुछ सामान के बारे में कुछ एडवांटेज वहाँ पे दिखाओगे। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, अगर जॉब के बारे में कुछ लिख रहे हो या फिर जॉब काम के लिए लिख रहे हो तो वहाँ पे आपका जो एडवांटेज, आपका जो अचीवमेंट्स है उसको वहाँ पे पॉपअप करना है। पॉपअप का मतलब हाईलाइट करना है। शो एम्प्लॉयज़ हाउ यू वुड ऑफर एन एडवांटेज, ये होता है सेल्स का। जब आप सेल करते हो या फिर कहीं जाते हो या फिर कुछ सर्विस करते हो तो वहाँ पे यू हैव टू शो द एम्प्लॉयज़, ओके, जो भी आपको काम देने वाले हैं उनको आपको दिखाना होगा कि आप कितना एडवांटेज दोगे उस कंपनी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को। शेयर डिटेल्स ऑन स्किल्स, वहाँ पे आपका डिटेल्स एंड स्किल्स वहाँ पे सब कुछ आप देख लोगे। यू विल गिव इट to them and you will show it to them that how you have to prove yourself to them, how well can you perform when you are in their organization। और अभी हम देखेंगे कि एप्लीकेशन लेटर का ओपनिंग कैसे होगा। ओके, तो कैसे आप शुरू करोगे एक एप्लीकेशन लेटर को। इट इज़ सेड दैट वेल बिगिनर्स हैव डन, जो अच्छा शुरुआत होता है वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका आधा काम हो गया है। जहाँ अच्छा शुरुआत हो रहा है तो वहाँ पर आधे का काम ख़त्म ही हो गया है। तो दैट इज़ वाई हियर द proverb is given, well beginners have done। A good opening paragraph is very well helpful in creating a favorable impression about the applicant। एक एप्लीकेंट के बारे में जब एक ओपनिंग पैराग्राफ अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टोन ऑफ द लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ओके, हाउ कैसे टोन पे आप लिखोगे, ओके, सो कैसे टोन पे आप लिखोगे। हाउ विल यू राइट, फॉर एग्जाम्पल टोन का मतलब ये होता है कि आप कितना प्लेसेंट बात करते हो, कितना प्लेसेंटली रिक्वेस्ट करके लिखते हो। ऐसे नहीं है कि आप किसी को डांट के या फिर उनको डरा के काम लोगे, ऐसे नहीं होगा ना। तो कैसे लिखना है, आपको बहुत प्लेसेंटली लेटर लिखना है, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि भीख मांगना, भीख नहीं मांगना है, रिक्वेस्ट करना है, बहुत पोलाइटली लिखना है। बात करने का तमीज़ होना है, तमीज़ के साथ वहाँ पे लिखने के लिए भी तमीज़ होता है, राइट।
सो वैसे वर्ड्स को आपको चूज़ करके लिखना है। द टोन ऑफ लेटर विल बी डिक्टेटेड ऑन द पोजीशन यू आर सीकिंग। तो क्या है, जो भी पोजीशन आपको चाहिए तो क्या होगा वहाँ पे जो टोन ऑफ लेटर, जो टोन में आप लेटर लिखते हो वो आपके बगैर में वहाँ पे बात करेगा। द रूल इज़ दैट द मोर अथॉरिटी द पोजीशन हैज़ then the more formal the cover letter should be and the more specific. You want the letter to be brief but complete. अगर आपका पोजीशन बहुत बड़ा पोजीशन है, मान लीजिए कि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी और पोजीशन में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ मैनेजर काम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे उसका पोजीशन जो है बहुत बड़ा होता है। जब पोजीशन बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपका लेटर भी बहुत फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। फॉर्मल का मतलब क्या है, बिजनेस लैंग्वेज आपको यूज़ करना। इनफॉर्मल मतलब का क्या होता है, आप जैसे आपके फ्रेंड के साथ बात करते हो, बहुत कैजुअल वर्ड्स यूज़ करते हो, वो वहाँ पे नहीं चलेगा। वहाँ पे यू हैव टू यूज़ अ फॉर्मल वर्ड्स, फॉर्मल बिजनेस वर्ड्स, रेस्पेक्टेबल वर्ड्स। ओके, इज्जत के वर्ड्स कुछ होते हैं इंग्लिश में। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इज देयर आर मेनी वर्ड्स दैट विल गिव यू द रेस्पेक्ट, वहाँ पे आपका रेस्पेक्ट को देगा और उसको एनहांस भी करता है। सो द कवर लेटर शुड बी एंड द मोर स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर बात के बारे में पक्का आपको बोल देना है। यू वांट द लेटर टू बी ब्रीफ बट कंप्लीट। लेटर ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, डिटेली बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना है, बट इट मस्ट बी कंप्लीट। जो भी इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन आपको देना है वहाँ पे आपको कंप्लीटली दे देना है। ठीक है।